नमः संस्कृताय। बच्चों, इसके पहले मैं क्लास 10th के व्यंजन संधि में जितने सिलेबस में दिए गए टॉपिक थे सबको पढ़ा चुका था। आज मैं विसर्ग संधि शुरू करने जा रहा हूँ। विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि का यही कॉन्सेप्ट है। स्वर या व्यंजन स्वर या व्यंजन वर्ण के कारण विसर्ग में उत्पन्न विकार विसर्ग संधि कहलाता है। स्वर या व्यंजन वर्ण के कारण विसर्ग में उत्पन्न विकार विसर्ग संधि कहलाता है। यहाँ विकार शब्द एक नया मिला। विकार का मतलब होता है चेंजिंग, परिवर्तन। और पहले बता चुका हूं कि परिवर्तन ही संधि का लक्षण है। यदि बिना परिवर्तन हुए वर्ण यदि मिल जाए तो वे संधि नहीं होते, वे होते हैं संयोग। यहाँ स्वर और व्यंजन के कारण विसर्ग में उत्पन्न विकार, उत्पन्न परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे मनः प्लस हरः, मनोहरः। मुनि है जोड़ आयम, मुनिरयम। कवि है जोड़ इच्छति, कविरिच्छति। नमः जोड़ते नमस्ते। रामः जोड़ टीकते, रामस्टिकते। कह जोड़ चन, कश्चन।
प्रस्तुत इन उदाहरणों में हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ये विसर्ग ऊ हो जा रहा है, कहीं यह विसर्ग र हो जा रहा है, कहीं यह विसर्ग न दंती स हो जा रहा है, कहीं मूर्धन्य स हो जा रहा है, कहीं तालाबे स हो जा रहा है। अब इसको बारी बारी से सभी नियमों से जकड़े हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये अपने आप होते जा रहे हैं, ये नियमों से हो रहे हैं। लेकिन इस बार खासकर 2020 और 21 में सिर्फ और सिर्फ इसका दो ही विसर्ग संधि में दो ही परिवर्तन हमको पढ़ना है। एक है उत्व और एक है शत्व। अब हम उत्व की चर्चा करेंगे। उत्व उत्व उ के बाद त्व है, तो एक नियम है कि जिन शब्दों के बाद त्व लगा रहे वो भाववाचक संज्ञा हो जाते हैं। तो उत्व का मतलब होता है ऊ का भाव आ जाना। तो ऊ का भाव किस में आएगा? तो विसर्ग में। विसर्ग का ऊ हो जाना, विसर्ग का ऊ हो जाना उत्व कहलाता है। अब विसर्ग का ऊ हो जाना उत्व कहलाएगा। तो किस परिस्थिति में विसर्ग ऊ बनेगा? तो इसके लिए एक सूत्र है हसिच। हालांकि हम बच्चों को सूत्रों के मकड़ जाल में फंसाना नहीं चाहते, क्योंकि ये सीबीएसई का क्लास है। अदर बोर्ड के एग्जाम में आते हैं कि ये किस सूत्र से हुआ। जैसे व्यंजन संधि में हम सूत्रों की कहीं चर्चा नहीं किए, क्योंकि सीबीएसई में जरूरी नहीं है। मो अनुस्वारा सूत्र का चर्चा हम नहीं किए, झलाम जसो अंते का चर्चा नहीं किए, क्योंकि अदर बोर्ड पूछते हैं कि ये किस सूत्र से हुआ। सीबीएसई में नहीं पूछा जाता है कि ये किस सूत्र से हुआ। तो उत्व करने के लिए यही कंडीशन होगा जो मैं एरो में लिखूंगा। विसर्ग के पहले यदि अ रहे, विसर्ग के पहले यदि अ रहे और इसके बाद वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य र ल व ह, य र ल व और ह रहेगा, तो ये विसर्ग ऊ में बदल जाएगा और यही ऊ अपने पहले वाले अ से मिल करके ओ हो जाता है। फिर से एक बार देख लें। विसर्ग के पहले यदि अ रहे और बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण रहे या य र ल व ह रहे, तो विसर्ग ऊ में बदल जाता है और यही ऊ अपने पहले वाले अ से मिलकर ओ हो जाता है। एग्जाम्पल, मनः अजोड़हारः, इसमें हम देख रहे हैं कि न में अ है। इसको ऐसे एक बार समझ लीजिए। न में अ है, उसके बाद ये विसर्ग है, फिर हरा है।
अब हम फिर जाएंगे कंडीशन पर कि विसर्ग के पहले यदि अ रहे तो विसर्ग के पहले यहाँ अ है, फिर तीसरा चौथा पांचवा, तो तीसरा चौथा पांचवा में से कोई नहीं है, य र ल व ह है, तो विसर्ग उ में बदल जाएगा और यहीं उ अपने पहले वाले अ से मिलकर ओ हो जाएगा। अब तो न हलंत में ओ को लगा दो तो मनो हो गया, अहरह। सरह जोड़ ज, यहां भी ये ज तीसरा वर्ण है तो सर्वोज। निर्धनः जोड़ जनः, बराबर निर्धनो जनः। नमः जोड़ नमः, यहाँ पांचवा वर्ण है तो नमो नमः। सरह जोड़ वरह, तो वह है तो सरोवरह। ये पहला हम इसमें कर देते हैं। एक दूसरा है, सुविधा के लिए दो जगह हम बता देते हैं कि विसर्ग के पहले यदि अ रहे और बाद में कोई और है, तब ये विसर्ग उ होगा, ये अ से मिलकर ओ होगा पहले की तरह, और ये अ अवग्रह में बदल जाते हैं। इस चिन्ह का नाम है अवग्रह। अवग्रह कह सकते हैं या खंडाकार। ये न अ है न ड है, इसको कहा जाता है अवग्रह। ये सिर्फ यही सूचित करता है कि पहले यहाँ अ था, अब अ कहीं अन्यत्र चला गया, उसकी महक यहाँ रह गई, इसीलिए प्रायः लोग इसको अ पढ़ लेता है। यह अ की खुशबू है, अ की महक है, इस चिन्ह को कहते हैं अवग्रह का चिन्ह। ये अ और ड नहीं है। जैसे अतः अजोड़ अहम, तो यहाँ विसर्ग के पहले त में अ है तो ये अतो बन गया, और बाद वाला अ ये अवग्रह हो जाएगा, अतोहम। कह जोड़ अपि, तो ये को बनेगा। अवग्रह चिन्ह जब भी लिखेंगे तो उसके माथे खुले रहने चाहिए, उसके पूरे कवर नहीं होना चाहिए, ये इसका माथा खुला रहना चाहिए। माथा इसको बांध देंगे, यदि पूरे लाइन खींच देंगे तो ये ड हो जाएगा। रामः अजोड़ अवदत्, तो रामो अवदत्,
इस तरह से ये आपका उत्व समाप्त हो गया। दूसरा टॉपिक है सत्व। तो विसर्ग का उ हो जाना उत्व है, तो विसर्ग का स हो जाना सत्व है। लेकिन हम 3 स पढ़ते हैं, तालाबे स, मूर्धन्य स और दंती स। इसमें देखना है कि विसर्ग का कब तालाबे स होगा, इसमें देखना है कि विसर्ग का कब मूर्धन्य स होगा और फिर विसर्ग का कब दंती स होगा। अब हम तीनों को अलग अलग सत्व बना देते हैं। सत्व, तालाबे सत्व, ये कब होगा? तो विसर्ग पहले रहेगा, इसके बाद विसर्ग के बाद च रहेगा, छ रहेगा या फिर तालाबे स रहेगा। तो ये विसर्ग तालाबे स हो जाता है। जैसे क जोड़ चन ऊपर, क जोड़ चन, तो विसर्ग के बाद च है तो विसर्ग हट गया और यहाँ हो जाएगा तालाबे स, कश्चन। कह जोड़ चित, कश्चित। कह जोड़ छतरम, कश्छतरम। रामः जोड़ सेते, रामस्येते। दूसरा है मूर्धन्य सत्व। ये कब होगा? तो ये विसर्ग होंगे पहले और विसर्ग के बाद ट रहे, ठ रहे, प रहे, फ रहे, और मूर्धन्य सत्व रहे। ये विसर्ग जैसे रामस, रामः अजोड़ टीकते, रामस्टिकते। धनु जोड़ टंकारः,
धनुष्टंकारः रामः जोड़ ठाकुरः रामस्ठाकुरः निह जोड़ प्राण निह जोड़ फलम निष्फलम ये बार बार पूछता है। धीरः अजोड़ षष्ठः तो ये हो जाएगा धीर स ठ धीर रामस जोड़ षष्ठः राम स ठ फिर अगला है दंती सत्व। तो इसके लिए है कि विसर्ग पहले रहेगा, इसके बाद में त रहेगा, थ रहेगा। थ के उदाहरण नहीं मिलते हैं। और त थ और दंती स क तब ये हो जाएगा दंती स। जैसे नमः जोड़ तुभ्यम तो नमस्तुभ्यम। सरह जोड़ तीरे सरस तीरे। निह जोड़ सरती निह सरती। पुरह जोड़ कारह पुरस्कारः। तो नमः जोड़ कारः नमस्कारः। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे आवी जोड़ कार आविष्कार बनता है, तो वहाँ क के रहते हुए भी वहाँ कौन सा आ जाता है, तो मूर्धन्य सा आ जाता है। तो अपवाद भी कुछ में है, लेकिन
बेसिक नियम यही है। इस तरह से विसर्ग संधि में आपको जो पढ़ना था ये उत्व और सत्व, आज विसर्ग संधि भी समाप्त हो गया। इस तरह से आपके 4 मार्क्स के सिलेबस खत्म हो।